आज की जो कहानी है, कई लोगों ने, क्राइम तक की फैमिली ने बहुत सारे ऐसी स्टोरीज में एक सवाल उठाया, हमेशा उठाया, और ये हमेशा लोग पूछते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे डायरेक्ट भी पूछते हैं, किसी भी फंक्शन में, सेमिनार में, कि जो क्राइम शोज़ हम लोग दिखाते हैं, क्या वो लोगों को आइडियाज़ नहीं दे देते क्राइम करने के लिए। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल हमेशा पूछा है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। कई बार टीवी पे जो क्राइम शोज़ आते हैं उससे लोग आइडियाज़ लेते हैं और क्राइम करते हैं। लेकिन मेरा एक इसमें दूसरा ये भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि इन्हीं क्राइम शोज़ से बचने का भी आइडिया मिलता है, और लोग थोड़ा जागरूक होते हैं, अलर्ट होते हैं, और क्राइम होने से बच जाता है। तो इसके दोनों पहलू हैं। अब फिर सवाल यही है कि अगर इस पर बहस करें कि दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, तो क्या क्राइम शोज़ न दिखाएं तो क्राइम नहीं होगा? एक सवाल ये भी है, क्योंकि इंडिया में अगर आप टीवी की बात करें और ये प्राइवेट चैनल्स की बात करें, दूरदर्शन को छोड़ें, तो 2000 के बाद ही ज़्यादातर चैनल आए। तो उससे पहले भी लेकिन क्राइम होता था। आप क्राइम रिकॉर्ड के जो ब्यूरो जो रिकॉर्ड देखें आप, तो ऐसा नहीं है कि पहले क्राइम नहीं हुआ करता था, और तब भी अजीब व गरीब टाइप का क्राइम होता था। जैसे जब तंदूर कांड हुआ तब न्यूज़ चैनल इतने नहीं थे, क्राइम शोज़ भी नहीं थे, तो उस वक्त तंदूर कांड हुआ। तो अब एक लाश को तंदूर में जलाना, ये आइडिया कहाँ से आया? उससे पहले कई ऐसे क्राइम हुए थे कि अजीब तरीके से लोगों ने कत्ल किया, लाश को छुपाई, फिर पुलिस ने भी उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया, पकड़ा। तो ये एक बहस का एक सब्जेक्ट हो सकता है कि क्राइम दिखाने से क्या आइडियाज़ मिलते हैं, उससे क्राइम बढ़ता है नहीं बढ़ता है। बट मेरा अपना पर्सनल मानना है कि बिल्कुल कई बार आइडियाज़ लोग चुराते भी हैं और उससे क्राइम होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि उससे क्राइम बच जाता है। अगर मेरी राय पूछेंगे कि आप दिखाना चाहिए कि नहीं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा दिखाना चाहिए, इसलिए कि पेशे से क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मेरा काम ही यही है। तो अगर ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी तो फिर मैं क्या करूँगा? लेकिन मेरी दुआ यही होती है कि हम लोगों के शोज़ से अब सब चीज़ें अच्छी हों, बुरी कुछ ना हो। तो इस देश में बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर हैं, दुनिया में हैं, तो उन सब का ये होता है कि वो क्राइम की स्टोरीज़ करें, कवर करें, दिखाएं। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले कि आगे चल के आप लोग कुछ बोले मुझे इस कहानी के ख़त्म होते होते, तो शुरू में ही मैंने एक सीन बांधी है ताकि आप लोग थोड़ा सा सॉफ्ट रहें और हमेशा की तरह। और इसके लिए फिर ज़्यादा सवाल जवाब और ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस कहानी की जड़ में ही क्राइम शो है, और ये वो क्राइम शो है जिसको देख के क्राइम करने का आइडिया आया था। तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें, सारी भूमिका बांधी आपके सामने। होता क्या है कि कहानी गुजरात की है। कई लोगों ने अभी मेल पढ़ा था कि गुजरात की आप कहानी बहुत कम सुनाते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ की स्टोरीज आती है मैं सुनाता जाता हूँ। तो गुजरात में एक जगह है अमरेली, ये कहानी अमरेली की है। 7 दिसंबर 2015 की बात है। अमरेली में एक जगह है चीतल रोड। इस चीतल रोड पे एक वकील साहब की फैमिली रहती है। उनकी वाइफ पेशे से नर्स हैं, और जो वकील साहब हैं उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटी 19 साल की, और जिसका नाम है निकिता, बल्कि 17 साल की। उनकी वकील साहब और नर्स जो है हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटी 17 साल की निकिता है, और 24 साल का उनका एक बेटा है सिद्धार्थ। तो ये हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे चीतल रोड अमरेली में रहते थे। सब कुछ फैमिली में ठीक चल रहा था। अचानक 7 दिसंबर 2015 की शाम, उस वक्त वकील साहब और उनकी वाइफ दोनों कहीं घर से बाहर गए हुए थे किसी से मुलाकात करने के लिए। घर में सिर्फ दोनों बच्चे थे, निकिता और उसका भाई सिद्धार्थ। निकिता 17 की और सिद्धार्थ 24 साल का। शाम के टाइम में अचानक निकिता घर का दरवाज़ा खोलती है, बदहवास चीखती हुई बाहर आती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है, और वो कहती है कि किसी ने सिद्धार्थ को मार दिया। अब जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग थे वो सारे फ़ौरन अलर्ट होते हैं, भाग कर आते हैं, घर पहुंचते हैं वकील साहब के। तो जो मंजर देखते हैं वो ये देखते हैं कि 24 साल का सिद्धार्थ एक चेयर पे बंधा हुआ है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं। उसकी आंखों पे भी एक पट्टी जैसी थी, लेकिन वो पट्टी नीचे गिरी हुई थी, और उसके सीने पे और गर्दन पे चाकू के कई वार थे, जख्म के निशान थे। फौरन वो लोग उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक वो जो है उसकी मौत हो चुकी थी। तो डॉक्टर उसको ब्रॉड डेथ कहते हैं।
अब निकिता की हालत ख़राब, बदहवास रोई जा रही है, इकलौता भाई, उसकी मौत हुई है। इसके बाद माँ बाप भी आते हैं, वकील साहब आते हैं, उनकी वाइफ जो नर्स हैं वो भी आती हैं। पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस पूरे सीन ऑफ क्राइम को अपने कब्जे में लेती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इधर निकिता की हालत बहुत ख़राब, भाई 4-5 साल उससे बड़ा और उसकी मौत। तो जो शुरुआत वो बताती है वो यही बताती है कि वो घर के अंदर थी, तभी उसके अपने भाई के चीखने की आवाज़ आई। वो बाहर आई तो उसने देखा कि सिद्धार्थ खून से लथपथ कुर्सी पर पड़ा हुआ है और कुर्सी फिर नीचे की तरफ गिर गई और उसके हाथ पैर सब बंधे हुए थे। पुलिस उसके बाद पूरे घर का मुआयना करती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। हर तरफ से तफ्तीश शुरू होती है, कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। कई एंगल थे इसमें कि वकील साहब के कोई ऐसे केस जिससे उन्होंने दुश्मनी बना ली, शायद वो हो। सिद्धार्थ का एंगल कि किसी लड़की से कोई दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, वो भी नहीं मिलता। तो ये सारी तफ्तीश चलती रहती है। पुलिस सारे पड़ोसियों से पूछताछ करती है और कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है। इस बीच में जो आईओ और पुलिस की टीम जांच कर रही थी अमरेली की, जब उसने हर तरफ से खंगाल लिया सब कुछ, मोबाइल के कॉल डिटेल, लोकेशन, सारी चीज़ें, तो पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो मिस कर रही है। तो उन्होंने फिर कई बार कमरे का, घर का, सबका मुआयना किया, सबकी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं मिला। आखिर में जब कई बार इस तफ्तीश की गई तो फिर पुलिस को सिर्फ जहन में बार बार एक चीज़ आ रही थी। पुलिस को लग रहा था कि जिस तरीके से चाकू के वार किए गए हैं, एक से ज़्यादा, 3-4, कुर्सी से बांधा गया, पैर बांधे गए, आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, जो पट्टी फिर बाद में नीचे ढीली हो गई थी, जिसकी जकड़न, जो गांठ, तो ये सब कुछ हुआ और निकिता घर में थी। और इतना सब कुछ होने के बाद निकिता को इस चीज़ का पता नहीं चला। अगर कोई आया बाहर से और ये सब करके गया तो ये थोड़ी सी हैरान और परेशान करने वाली बात थी। फिर पड़ोसियों से, बाकी लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उस पीरियड के दौरान में कोई बाहर से कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं, घर की एंट्री एक ही थी। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसी तरफ ले जा रही थी जहां पुलिस यकीन करने को तैयार नहीं थी। लेकिन चूंकि कोई और मोटिव नहीं मिल रहा था, कातिल नहीं मिल रहा था, साजिश की कोई और तार नहीं जुड़ रही थी, तो ले देकर पुलिस मजबूर थी कि निकिता पे शक करे। अब लेकिन शक की वजह होनी चाहिए, और निकिता की उम्र सिर्फ 17 साल। पता चला दोनों भाई बहन के बीच में भी रिश्ते अच्छे, माँ बाप ने बयान दिया, वकील साहब, उनकी वाइफ नर्स ने, कि दोनों आमतौर पे जो एक इस उम्र के भाई बहन होते हैं उनके रिश्ते वैसे ही थे, प्यार मोहब्बत भी था, कभी कभी झगड़ा भी करते थे, लेकिन वो सारा लड़कपन में हुआ करता था। लेकिन काफ़ी लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस आखिरकार इस नतीजे पर पहुंची कि इस घर में कोई बाहर नहीं आया था। जो कुछ हुआ घर के अंदर हुआ, और घर के अंदर उस वक्त सिर्फ 2 लोग थे, क्योंकि वकील साहब और उनकी पत्नी जहाँ पे थी वो पूछताछ और उसमें पता चल गया था कि वो उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी जब ये क्राइम हुआ। तो अब पुलिस ने जो फोकस किया वो निकिता की तरफ करना शुरू किया। तो अब निकिता के बारे में तफ्तीश शुरू हुई। निकिता उस वक्त स्कूल में थी, 12th में शायद पहुंच गई थी। तो जब उसके बारे में, उसके स्कूल में, उसके दोस्तों के बारे में सब कुछ जब बातचीत शुरू हुई, पूछताछ शुरू हुई, तो अचानक एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है इस कहानी में। पता चलता है कि उसी अमरेली का एक लड़का है जिसका नाम है नवनीत, और ये बहुत अच्छी फैमिली का लड़का है, एक रसूखदार फैमिली अमरेली की, जिसके पिता वहाँ ज़िला पंचायत में सामाजिक न्याय कमेटी के चेयरमैन थे, और अच्छी खासी पढ़ी लिखी सब फैमिली थी। नवनीत से निकिता को प्यार हो जाता है, दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन निकिता की उम्र सिर्फ 17 साल, अभी बालिग भी नहीं। लेकिन वकील साहब और नर्स उस फैमिली में अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे, और नवनीत और निकिता अक्सर मिलते जुलते थे। ये बात घर वालों को पता थी, वो उसको टोकते भी थे, डांटते भी थे। और सिद्धार्थ भी इस रिश्ते के खिलाफ था, और सिद्धार्थ निकिता के नवनीत से मिलने पर भी हमेशा ऐतराज़ जताता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन उससे मिले। कई बार उसको लेकर उन दोनों में लड़ाई हुई, उसने डांटा भी।
निकिता ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन माँ बाप टस से मस नहीं हुए। इवन सिद्धार्थ जो है वो लगातार अपने माँ बाप के साथ था और वो निकिता को नवनीत से दूर रहने के लिए हमेशा आगाह करता था। 17 साल की उम्र, जाहिर सी बात, इतने सोचने समझने की सलाहियत नहीं ऐसी चीज़ों की, तो और उसके सर पे प्यार का भूत सवार। तो निकिता को लगा कि ये सारे घर वाले मेरे दुश्मन हैं जो मेरे प्यार के रास्ते में आ रहे हैं, और इस दुश्मनी में वो इस हद तक चले गए कि उसने कहा कि अगर ये लोग रहे तो मेरी कभी नवनीत से शादी नहीं होगी। अब ये उसके दिमाग में ये सारी बातें आ गई, लेकिन उसने कहा कि अब करूं क्या, क्योंकि एक 17 साल की उम्र, जाहिर सी बात है क्रिमिनल नहीं, न कोई ऐसी संगत में रही, वो एक सीधी सादी लड़की। अब यहीं से एंट्री होती है एक क्राइम शो की। टीवी पे उस वक्त निकिता ने एक शो देखा, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, घर वालों को दुश्मन मान बैठी है, भाई से लेके माँ बाप सबको। तभी वो एक शो देखती है जिसमें उस शो में दिखाया गया था कि एक हस्बैंड वाइफ एक गेम खेल रहे हैं घर के अंदर, छुपम छुपाई ये नाम था, जो लुका छुपी कई बार होते हैं, बचपन में हम लोग खेलते हैं, कोने में छुप जाते हैं, आँख पे पट्टी बांध देते हैं, फिर कहते हैं ढूंढो पकड़ो। तो ये सेम गेम था, और उस गेम के दौरान हस्बैंड वाइफ खेल रहे होते हैं, और हस्बैंड जो है उस गेम में अपनी वाइफ की आंख पे पट्टी बांधता है और उसका कहता खेलो, फिर उसके हाथ वाथ भी बांध देता है कि तुम ढूंढो मुझे, ऐसे जो भी एक गेम का पार्ट था। और उसके बाद वो पति अपनी उस पत्नी को उसी लाचारगी के हालत में गेम खेलते हुए चाकू से मार डाल देता, एकदम उसकी जान ले लेता है। तो ये शो आया एक टीवी पे, निकिता ने ये शो देखा। इस शो को देखने के बाद उसके दिमाग में आइडिया आ गया। उसने कहा कि ये बेस्ट जो शो में दिखाया गया, अगर इसको मैं हकीकत में करूं तो मैं पकड़ी भी नहीं जाऊंगी, दूसरा मैं किसी को भी आसानी से मार सकती हूं क्योंकि सामने वाला बेबस होगा उस वक्त। अब ये उसके दिमाग में चलता रहा। इसके बाद वो मौके की ताक में रही। जो 7 सितंबर 2015 की तारीख थी, उस दिन दोपहर को वकील साहब और उनकी वाइफ किसी से मिलने बाहर गए। घर में उसका भाई सिद्धार्थ और निकिता अकेली थी। निकिता ने शाम से ही अपने सिद्धार्थ के साथ थोड़ा खेलने कूदने की बात की। उसने कहा कि भैया चलो आज हम लोग छुपम छुपाई खेलते हैं। सिद्धार्थ पहले नहीं माना, फिर उसने कहा चलो खुश हो जाएगी निकिता, तो वो तैयार हो गया। तो उसने उसको एक कुर्सी पे बैठाया। कुर्सी पे बैठाने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारी हाथ बांधूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने कुर्सी के साथ उसके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद वो चाकू पहले से रखी हुई थी। उसने बाकायदा सिद्धार्थ से कहा कि नहीं, उस वक्त नहीं कहा, पहले हाथ बांधा, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी भी बांधूंगी क्योंकि छुपम छुपाई। उसने कहा बांध दो। उसने अपने भाई की आंखों पे पट्टी बांधी, लेकिन पट्टी इतनी जोर से बांधी कि उसकी आंख दर्द करने लगा। तो सिद्धार्थ कहने लगा कि आंख की पट्टी हटा दो। तो 1-2 बार बोला तो फिर निकिता को ये लगा कि नहीं हटाऊंगी तो ये कहीं शोर वोर ना कर दे कि देखो तंग कर रही है निकिता। तो उसने उस डर से उसकी आंख की पट्टी को ढीला कर दिया। तो आंख की पट्टी आंख से गिर के करीब आसपास में यहीं पे लटक गई। लेकिन हाथ बंधा हुआ कुर्सी पे वो बेबस। उसके बाद वो अचानक चाकू उठाती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस चाकू से मार दूंगी। सिद्धार्थ को लगता है खेल खेल रही है, बहन है, छोटी है, हंसता है और वो एक तरह से उसको चिढ़ाता है, और वो कहती है मैं सच में मार दूंगी। वो समझ रहा मजाक है और वो सीरियस थी। 2 बार कहने के बाद वो सीधे चाकू उसके खंजर जो है सीने में उतार देती है। अब जाहिर सी बात ये अचानक हुआ, सिद्धार्थ खूनम खून। उसके बाद वो वापस निकालती है, दोबारा उसके सीने पे वार करती है। इसके बाद तीसरा बार वो उसके गले पे करती है, और जब उसको लग जाता है कि अब काफ़ी है तो वो छटपटा कर उस कुर्सी से अपने आप को बचाने की कोशिश में कुर्सी नीचे की तरफ गिरती है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं तो वो उठ नहीं पाता, भाग नहीं पाता, चल सकता नहीं था। उसके बाद वो वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद निकिता उसको चेक करती है, देखती है कि वो सच में मर गया है। उसके बाद वो बाथरूम जाती है। जब उसने चाकू मारा तो खून के छींटे उसके कपड़े पे भी आए, हाथ पे भी आए। वो बाथरूम में अपने कपड़े बदलती है, खून से सने हुए चाकू धोती है, हाथ धोती है, नए कपड़े पहनती है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें सफाई साफ़ करती है बाथरूम में। ये सारी चीज़ें शो में उसने देखा था।
उसके बाद वो बाहर आती है और बाहर आने के बाद चीखना शुरू कर देती है कि किसी ने सिद्धार्थ को मार दिया, किसी ने और इसके बाद पड़ोसी आते हैं, फिर उससे पहले आपको जो मैंने बताई फिर पुलिस आई। तो ये उसने उस शो से देखा था और उसे लगा कि ऐसा करने से वो बच जाएंगे क्योंकि इल्ज़ाम किसी और पर होगा, ये लगेगा कि घर में कोई था। तो उसने किया तो सब कुछ था, लेकिन उसने दो गलती की थी। एक गलती ये की थी कि जब उसने अपने सारे कपड़े वपड़े साफ किए थे, उसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन चीज़ों को बरामद कर लिया था जिससे उसका मेल कर गया। नंबर 2, उस वक्त घर से कोई आया नहीं और कोई बाहर गया नहीं, इस चीज़ के पुख्ता प्रूफ मिल गए थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ इस कहानी में आगे ये थी कि निकिता ने ये जो सिद्धार्थ को मारा, ये उसका पहला मतलब केस था कि ये पहला खून था। उसे यकीन था कि उसके ऊपर किसी को शक नहीं आएगा क्योंकि वो घर की है, छोटी है, उम्र की 17 साल है, भाई बहन में ऐसा कुछ है नहीं, पुलिस इधर से उधर अपना हाथ मारती रहेगी। और सेम गेम इसके बाद वो पहले अपने बाप के साथ खेलेगी और फिर माँ के साथ खेलेगी। तो भाई को वो मार चुकी थी, 2 और गेम खेलने थे उसको, अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ। लेकिन वो गेम खेलती उससे पहले ही उसका भांडा फूट गया और वो पकड़ी गई। इसके बाद पुलिस ने जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें टटोली और कोशिश की कि इसमें और कौन कौन लोग हैं। लेकिन पूरी छानबीन में एक, चूंकि नवनीत भी इसमें शक के घेरे में आया था, लेकिन और किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें पता नहीं चला। लेकिन इस कहानी को जब भी वहाँ अमरेली में जिसने भी सुना, पड़ोसियों ने सुना, वो सभी इसलिए सन्न रह गए कि एक 17 साल की इतनी कम उम्र में एक लड़की एक गेम शो देखकर अपने सगे भाई को इस तरह मारती है। और न सिर्फ सगे भाई को, बल्कि वो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि मेरे माँ बाप और भाई इसके ख़िलाफ़ है मेरे प्यार के, कि वो 3 गेम खेलना चाहती थी। एक गेम भाई के साथ खेल चुकी थी, दूसरा गेम बाप के साथ खेलना था, तीसरा गेम माँ के साथ खेलना था। और इस तरह उन तीनों को हटाने के बाद उसको अपने प्यार के पास, चूँकि उस था कि अब इसके बाद कोई टोकने वाला नहीं होगा। तो ये तो एक बेटी का रोल था जो कुछ उसने किया। अब लेकिन एक माँ बाप का भी आप देखिए, मैं कई बार कहता हूँ रिश्तों में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो क्राइम जिसके साथ ना हुआ हो। माँ बाप ने बहुत सारे क्राइम किए हैं बच्चों के साथ, बच्चों ने किया माँ बाप के साथ। लेकिन यहाँ पे माँ बाप का मैं आपको दूसरा पहलू भी दिखाता हूँ कि सब कुछ हो गया। निकिता ने, जब उसके बाद पुलिस ने निकिता को पकड़ा इसी सारे शक के आधार पर, तो थोड़ी देर के बाद निकिता ने पहले तो कहानी, बहुत सारी कहानियाँ इससे पहले भी सुनाई थी जब ये कत्ल हुआ, लेकिन उसकी हर कहानी में बाद में कुछ ना कुछ गलत बातें निकल आती थी। जैसे पहले कुछ और बोलती, आगे कुछ और बोलती, तो वो लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और कुछ नई नई कहानियाँ बीच में ले आती। तो एक शक पुलिस को उस वजह से भी उस पर था। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो लास्ट में वो फ़ौरन, चूँकि प्रोफेशनल क्रिमिनल थी नहीं, किलर थी नहीं, टूट गई और उसने अपना इकरार जुर्म किया और उसने बताया, और उसी ने ये बताया कि ये सारी चीज़ें उसने एक गेम शो के ज़रिए आइडिया आया था। पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब माँ बाप का दिल देखिए, उसकी गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक लगातार उसके माँ बाप एक ही रट लगाए हुए थे कि उनकी बेटी उनके बेटे की कातिल नहीं है, कत्ल किसी और ने किया है, मेरी बेटी ने नहीं किया। जबकि पुलिस उनको बता रही है कि अभी 2 गेम और था और इस 2 गेम में आप दोनों भी शामिल थे, आप दोनों को भी मार सकती थी। लेकिन माँ बाप का दिल था कि मानने को तैयार नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है, अपने ही भाई को मार सकती है, या फिर आगे चलकर वो अपने ही माँ बाप के साथ भी ऐसा गेम खेल सकती है। लेकिन चूंकि पुलिस के पास सारे सबूत थे, खून से सने हुए कपड़े, जो सिद्धार्थ का ब्लड और इसका ब्लड ग्रुप मिलना, चाकू पे निशान, इकरार जुर्म, और घर में न किसी की एंट्री न बाहर जाने का सबूत, तो इन सारी चीज़ों ने मिलाकर निकिता को अपने ही भाई का कातिल ठहरा दिया। निकिता गिरफ्तार हुई, उसके बाद जाहिर सी बात है 17 साल उम्र थी, इसलिए उसके साथ वैसा नहीं किया गया जो एक हार्डकोर क्रिमिनल या एक बालिग क्रिमिनल के साथ होता है। तो बाल अपराध के तहत जो भी मामला हुआ वो हुआ, और अब तो शायद वो आज़ाद भी है। लेकिन ये अजीब अपने आप में ये कहानी है, जब भी याद आता है तो मतलब एक अजीब सा इसलिए लगता है कि कई बार बच्चे कुछ
ऐसी ज़िद पाल लेते हैं और वो अगर पूरी ना हो, जबकि वो गलत भी हो, तो माँ बाप अपने सारे लोगों के तक के दुश्मन बन जाते हैं, और जिसका हश्र, जिसका अंजाम इतना बुरा होता है। ये उन्हीं में से एक कहानी है। और दूसरी तरफ वो माँ बाप हैं जो मानने को ये तैयार नहीं कि मेरी बेटी कभी ऐसा कर सकती है, जबकि वो अपना बेटा खो चुके हैं उसके बावजूद। तो ये थी पूरी कहानी। और मैं फिर वही कहूँगा कि शुरुआत में इसीलिए मैंने एक बाउंड्री खींची थी आप लोगों के सामने कि ये सही है कि क्राइम शोज से क्राइम के आइडियाज़ मिलते हैं, लेकिन फिर यही कहूँगा कि ये भी सही है कि क्राइम शोज से बहुत। दोस्तों यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसमें आप जो कुछ भी सुनेंगे वह इंटरनेट, किसी पुस्तक या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। दोस्तों इस कहानी से हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। यह केवल वीडियो शैक्षिक और ज्ञानपूर्णता के लिए बनाई गई। दोस्तों अपराध से बचने के लिए हमें सावधान और सतर्क रहना जरूर चाहिए। कुछ आसान तरीके इस तरह बताए गए हैं। अजनबियों से बचें, किसी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें और अपनी निजी बातें ना बताएं। रात में अकेले ना निकलें और अगर निकलना ज़रूरी हो तो किसी अपने को बता दें और सुरक्षित रास्ता लें। इंटरनेट पर सतर्क रहें, अनजान लोगों से ऑनलाइन बात ना करें और अपनी निजी जानकारी ना दें। संदिग्ध चीज़ों पर ध्यान दें, अगर कोई व्यक्ति या चीज़ अजीब लगे तो परिवार या पुलिस को बताएं। बच्चों को समझाएं, बच्चों को सिखाएं कि अनजान व्यक्ति से कोई चीज़ ना लें और परेशानी में तुरंत घर वालों को बताएं। घर को सुरक्षित रखें, दरवाजे और खिड़कियों ठीक से बंद करें और ज़रूरत हो तो कैमरे लगवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सावधानी रखें, जेब कतरे और चोरों से बचें, पर्स और फ़ोन सुरक्षित रखें। आत्मरक्षा सीखें, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ आसान बचाव तरीके सीखें। पुलिस की मदद लें, अगर कोई अपराध हो तो तुरंत पुलिस को बताएं और कानूनी मदद लें। पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखें, मिलकर रहें ताकि कोई भी गलत हरकत जल्दी पकड़ में आ जाए। अगर हम सतर्क और समझदार रहेंगे तो अपराध से बच सकते हैं। दोस्तों अपराध से हम इन्हीं सरल उपायों को करके बच सकते हैं।